चलिए आइए, आज हम लोग मौर्य वंश पढ़ने वाले हैं और मौर्य वंश में हेडिंग लगाइए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आज हम सब कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में होता है। कहाँ होता है? पाटलिपुत्र में। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लेखक जस्टिस ने सेंट्रोकोटस कहा है। क्या कहा है? सेंट्रोकोटस कहा है। ठीक, और इसकी पहचान विलियम जॉन्सन ने की। किसकी? कि सेंट्रोकोटस जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य ही हैं। इसकी पहचान किसने की? विलियम जॉन्स ने की। ठीक है, विलियम जॉन्स, याद रखना, इसकी पहचान किसने की? विलियम जॉन्स ने की। किसकी पहचान? सेंट्रोकोटस की। सेंट्रोकोटस कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए मुद्रा राक्षस की, जो मुद्रा राक्षस ग्रंथ है, पुस्तक है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रसल शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका? ब्रसल। ब्रसल का अर्थ होता है नीचे कुल में उत्पन्न, यानी कि नीचे कुल में उत्पन्न। ठीक है, क्या होता है? नीचे कुल में उत्पन्न। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने घनानंद अर्थात नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या की और मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। और कुछ ग्रंथों के अनुसार बताया जाता है कि घनानंद की एक पुत्री थी जिसका नाम था दुर्धरा। ठीक है, तो बताया जाता है कुछ ग्रंथों के अनुसार, ठीक है, कुछ ग्रंथों के अनुसार माना जाता है जो दुर्धरा थी घनानंद की पुत्री थी और चंद्रगुप्त और घनानंद के बीच युद्ध हुआ जिसमें घनानंद परास्त होता है और घनानंद अपनी हार को, यानी घनानंद परास्त हो जाता है। परास्त होने के बाद क्या करता है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री दुर्धरा की शादी कर देता है। और एक ग्रंथ है जिसका नाम है परिशिष्ट पर्वन। इसके अनुसार ये माना गया है जो बिंदुसार जो थे वो दुर्धरा के पुत्र थे। परिशिष्ट पर्वन में हमें ऐसा कोई विवरण नहीं मिलता है जिससे यह इंगित हो सके कि जो दुर्धरा थी घनानंद की पुत्री थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को किसकी सहायता से हराया? तो चाणक्य की। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। ठीक है, चाणक्य। अब चाणक्य शब्द आया। चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। क्या था? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो थी उसमें राजनीति से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? राजनीति से संबंधित थी। ठीक है, राजनीति से संबंधित थी। और इसमें कुल 15 अधिकरण थे। कितने थे? 15 अधिकरण थे। ठीक है, कितने अधिकरण थे? 15 अधिकरण थे, जिसमें 6वें अधिकरण में राजा का सप्तांग दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? राजा का सप्तांग। अगर सप्तांग की बात की जाए, यानी कि एक महाराजा किसे कह सकते हैं और महाराजा कौन बन सकता है, उसके लिए इसमें 7 अंग दिए हुए थे। उसकी चर्चा अब हम करेंगे। चलिए देखते हैं। तो हेडिंग लगाइए राजा का सप्तांग। राजा का सप्तांग किसके अनुसार? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के अनुसार। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? राजा योग्य होना चाहिए, योग्य राजा। नंबर 2 अमात्य। ठीक, योग्य मंत्री। उसके बाद नंबर 3 पे है जनपद। जनपद से आशय है
एक क्षेत्र होना चाहिए, अच्छा क्षेत्र होना चाहिए। कैसा क्षेत्र होना चाहिए? जैसे मगध था, चारों तरफ से नदियों और पहाड़ों से घिरा हुआ था, ठीक है। किससे घिरा हुआ था? एक नदियों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। एक सही क्षेत्र होना चाहिए, जनपद होना चाहिए। नंबर 4 दुर्ग। नंबर 5 मित्र, ठीक है। नंबर 6 कोष, यानी राजा के पास जब तक धन नहीं होगा तब तक उसे राजा कोई नहीं मानेगा, तो उसके पास कोष भी होना चाहिए। और नंबर 7 दंड, यानी न्याय प्रणाली होनी चाहिए। न्याय प्रणाली, ठीक है। तो एक महान राजा के लिए ये 7 अंग बताए गए हैं। एक महान राजा के ये 7 अंग होते हैं: योग्य राजा, आमत्य, जनपद और दुर्ग, मित्र, कोष और दंड प्रणाली, ठीक है, न्याय प्रणाली। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठ जाते हैं, ठीक है। मगध की गद्दी पर बैठते हैं, ठीक। जब ये मगध की गद्दी पर बैठ जाते हैं उस समय सिकंदर भारत में प्रवेश कर चुका था और यहाँ से वापस भी जा रहा था, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ था? सेल्यूकस निकेटर को अपना जो साम्राज्य जीता हुआ था वो दे के गया था। तो अब क्या होता है? चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के साथ युद्ध होता है। सेल्यूकस निकेटर के साथ। इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हार जाता है और एक संधि होती है इन दोनों के बीच में। क्या संधि होती है? ये सेल्यूकस निकेटर था, इसकी एक पुत्री थी कार्नेलिया। क्या था? कार्नेलिया। और इतिहासकार इसको एक और नाम देते हैं हेलेना, ठीक है, हेलेना। कार्नेलिया सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी और कार्नेलिया से क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य की शादी कर दी। और संधि के अनुसार जो संधि हुई थी उसमें 4 प्रांत दिए। 4 प्रांत, एक तरह से बोल सकते हैं 4 प्रांत दहेज में दिए जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। कौन कौन से वो राज्य थे? काबुल, कांधार, हेरात और मकरान। यानी हम कह सकते हैं काबुल, मकरात, हेरात, कांधार, जो आज वर्तमान का पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है। यानी कि चंद्रगुप्त के दहेज पर क्या है? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बसा हुआ है, ठीक है। चलिए इसी में आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने जैन धर्म का समर्थन किया और जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु जैनी गुरु भद्रबाहु से ली, ठीक है। और उसके बाद ये अंतिम समय में ये चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? श्रवणबेलगोला में चले जाते हैं और वहाँ पे जाकर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु का जो कारण होता है वो होता है उपवास, ठीक है। और लास्ट पॉइंट याद रखना, जो बिंदुसार था, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजा बनता है, ठीक है। कौन बनता है? बिंदुसार मौर्य वंश का अगला राजा बनता है, ठीक है। अगला राजा कौन बनता है? बिंदुसार बनता है। बिंदुसार था। और एक बात और लास्ट पॉइंट याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, प्लूटार्क थे। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिए थे, ठीक है। 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिए थे। किसके अनुसार? तो प्लूटार्क के अनुसार, ठीक है।
ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिंदुसार के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।